Hello students, today I am going to start chapter number 11, the Renaissance. As according to your syllabus, firstly I'll start definition of Renaissance. The word Renaissance is usually used to describe a movement in art, literature and science during the Middle Ages, that is 14th to 16th century in Europe. 14th to 16th century का जो दौर है वो मिडिल एजेस बोला जाता है. उस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर और साइंस दोबारा एक न्यू मूवमेंट की तरह आया, एक रिन्यू हुआ, जिसको हम लोग रिनाइसेंस कहते हैं. रिनाइसेंस हम ये कह सकते हैं कि रीबर्थ हुआ. रीबर्थ मीन्स रिनाइसेंस. इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन जूलियस मिकलेट इन 1855. Full picture of Renaissance, Swiss professor gave the full picture of Renaissance. Jacob Burckhardt, who in 1860 published The Civilization of the Renaissance in Italy. It shows the movement began in Italy. Italy में ये जो rebirth का movement start हुआ, जैकब बर्कहार्डेट ने अपनी बुक में ये सब डिस्क्राइब किया. एंड देन मूवमेंट जो इटली में रिनाइसेंस हुआ, रीबर्थ हुआ आर्ट, लिटरेचर, साइंस का, वो स्प्रेड हुआ अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी. द इटालियन वर्ड रिनासिटा tells us that there was an intellectual, literary, artistic, scientific movement which slowly spread to change the whole European civilization and later that of the world. यूरोप पूरी तरीके से चेंज हुआ, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक तरीके से. बाद में जब इटली, यूरोप पूरा चेंज हो गया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में भी सिविलाइजेशन हुआ, स्प्रेड हुआ. अकॉर्डिंग टू H.A. डेविस, द वर्ड रिनाइसेंस meant the rebirth of freedom of the spirit of man who had been imprisoned by religious authority. According to H.A. Davis, Renaissance का मतलब होता है कि आत्मा, जो इंसान की आत्मा होती है, वो दोबारा बर्थ लेती है. रीबर्थ ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन, जो काफी समय से बंद थी, इम्प्रिजॉन्ड थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको एज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग बोला है एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. एक बार फिर से सीखना चालू हुआ, रिवाइवल हुआ, रीबर्थ हुआ आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का और यूरोपियन लैंग्वेजेस का. वी मे ट्रूली डिस्क्राइब रिनाइसेंस एज द एज ऑफ नॉलेज. रिनाइसेंस ये वो दौर है जिसमें नॉलेज, ज्ञान, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, आर्टिस्टिक, कमर्शियल, इन सब चीजों को एक नए तरीके से एस्पेक्ट से देखा गया. दोबारा रीबर्थ हुआ, दोबारा लोग इसको नए तरीके से सीखें. Now children, as according to your syllabus, some points is not in your syllabus, so I am cutting that point. Causes of Renaissance, turn page number 176. New trade routes. This cause is in your syllabus, so I am going to explain this cause. When Constantinople was captured by the Turks in AD 1453. ट्रेड जो यूरोप और एशिया के बीच चल रहा था, यूरोप और एशिया के जो भी ट्रेड रिलेशन थे, वो अफेक्टेड हो गए. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया गया टर्क्स ने. द टर्क्स वर नॉट बॉदर, टर्क्स को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता. यूरोपियंस लेकिन गुस्सा रहे थे, वो चाहते थे कि उनका ट्रेड कंटिन्यू हो. यूरोपियन गवर्नमेंट ने वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी को इंकरेज किया, मतलब वॉयज को इंकरेज किया कि उनका जो भी शिप के थ्रू जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स हो रही है, जो भी वॉयज हो रहे हैं, जर्नी चल रही है, वो कंटिन्यू रहे. पोर्टुगल एंड स्पेन, इन्होंने भी लीडिंग रोल प्ले किया. नाउ आई वुड लाइक टू शो यू दिस मैप 11.1. आप यहां पे देख सकते हैं एक्सप्लोरर फ्रॉम इंग्लैंड, एक्सप्लोरर फ्रॉम इंग्लैंड, रेड डॉट लाइन. देन एक्सप्लोरर फ्रॉम स्पेन, दिस लाइन, मैगेलन, स्पेन से. तो ये सब वॉयज गए हैं. ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक वॉयज ये सब कंटिन्यू हुए हैं. ग्रेट एक्सप्लोरेशन एंड देयर रूट्स. नाउ द नेक्स्ट कॉज, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. नो इन्वेंशन वॉज मोर टाइमली देन दैट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस के पहले कोई भी ऐसा नया इन्वेंशन नहीं था. प्रेस इन्वेंट होने के पहले
बहुत इजी नहीं था कि नॉलेज कैसे स्प्रेड करें, मतलब चीज़ें जब लिखी नहीं जा रही हैं, बुक्स के थ्रू लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रिंटिंग नहीं है, तो कैसे नॉलेज स्प्रेड किया जाए, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क दैट टाइम. सो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, नॉलेज वॉज स्प्रेडिंग ईजियर. हाउ? क्योंकि बुक्स आने लगी, प्रिंटिंग होने लगी चीज़ें. ओनली द रिच कुड अवेल नॉलेज एट अ हाई कॉस्ट बिकॉज ऑल मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटन. पहले हैंड रिटन चलता था, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं. तो बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड, हैंड रिटन चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर पाते थे और नॉलेज उन्हीं को मिल पाती थी. As the interest in and demand for manuscripts grew, a German called Gutenberg, इन्होंने डेवलप किया कॉपीज बनाना, आर्ट ऑफ कॉपीज, जो स्पीडी भी हो जाए और एक्यूरेट रहे, सही रहे, हैंड रिटन से जल्दी काम हो जाए. हैंड रिटन क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो कॉपीज बनने लगे और प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई हार्ड कॉपीज की, जिससे स्पीडी नॉलेज स्प्रेड होने लगा और एक्यूरेट भी था, ठीक भी था. इन इंग्लैंड, कैक्सटन ने इम्प्रूव किया इन AD 1476. बुक्स पब्लिश्ड होने लगी इन लार्ज नंबर्स. द प्राइस वॉज लेसर दैन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब प्राइस भी कम है, हैंड रिटन कॉस्टली होते हैं, तो जब बुक्स कॉस्टली नहीं थी तो कॉमन पीपल कुड अफोर्ड द बुक्स एंड नॉलेज कैन बी स्प्रेड इजली. द पीपल कुड अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू रिलीजन वॉज. द थर्स्ट फॉर एजुकेशन की जो थर्स्ट थी, जो प्यास थी, वो लोगों के अंदर बढ़ने लगी. लोग बहुत लिटरेचर डिपेंड हो गए, लिटरेरी एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी और इस तरीके से लोगों के माइंड्स चेंज होने लगे, ब्रॉडन होने लगे, डेवलप होने लगे और रिनाइसेंस धीरे धीरे आगे होने लगा. तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा रोल है रिनाइसेंस मूवमेंट को आगे करने के लिए. इम्पैक्ट ऑफ रिनाइसेंस, इम्पैक्ट ऑन आर्ट. रिनाइसेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा आर्ट पे. टू अ रिनाइसेंस आर्टिस्ट द वर्ल्ड वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस, सो इट मस्ट गिव प्लेजर. ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन. In fact, Mary and child Jesus became an ordinary mother and child rather than religious symbol. आर्टिस्ट लोग जो थे वो पेंट करने लगे थीम्स फ्रॉम द बाइबल से कोई भी किस्सा लेते थे और वो पेंटेड थीम में दिखाते थे. एज वेल एज एक मैन की जो भी एवरीडे लाइफ होती है वो भी वो पेंट करके दिखाते थे, दर्शाते थे. और इन द ग्रीक एंड रोमन स्टाइल, ग्रीको रोमन विद अ ह्यूमन अप्रोच. रेनाइसेंस से क्या होता है, रेनाइसेंस स्पिरिट जो आर्ट के अंदर, आर्ट के लिए लोगों के अंदर जो आई, इज बेस्ट सीन इन द वर्क्स ऑफ लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकलैंजेलो एंड रैफेल. लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग्स, माइकलैंजेलो की पेंटिंग्स, रैफेल की पेंटिंग्स, इसमें एक रिमार्केबल रेनाइसेंस स्पिरिट आपको देखने को मिलेगी. लियोनार्डो दा विंसी from 1452 to 1519. From his childhood, बचपन से लियोनार्डो एक अनयूजुअल टैलेंट था उनके पास. जब वो बड़े हुए, उनके फादर लॉयर थे इन फ्लोरेंस. उन्होंने एक प्लेस्ड हिम इन द स्टूडियो ऑफ अनदर आर्टिस्ट कॉल्ड वेरोक्यो. अब उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे आर्टिस्ट के स्टूडियो में रखा कॉल्ड वेरोक्यो. देयर लियोनार्डो ने अपने फ्लोरेंस की स्टाइल को और वहाँ के विजन को जहाँ पे वो थे मिक्स कर लिया. ही वॉज अ परफेक्ट यूनिवर्सल मैन विद एन एक्सीलेंट नॉलेज. एक परफेक्ट यूनिवर्सल मैन क्यों कहा जाता है लियोनार्डो को, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कलाएं हैं, हर चीज़ उनको आती थी. एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, म्यूजिक, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो हम इनको ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड कहेंगे. इन 1482 लियोनार्डो जब काम करने निकले फॉर द ड्यूक ऑफ मिलन एज अ मिलिट्री इंजीनियर, देयर ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड नोट्स ऑन पेंटिंग. नोट्स बनाते थे लेकिन पेंटिंग में, एंड मेड मेनी स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाइल पेंटिंग पोर्ट्रेट एंड सुपरवाइजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. इन 1500 वो फ्लोरेंस वापस आए. हिज 3 मास्टरपीस वर, पहली पेंटिंग जो उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है, मोनालिसा. इस पोर्ट्रेट में उन्होंने एक फेमस मिस्टीरियस स्माइल दिखाया है. लियोनार्डो ने उस कॉम्प्लेक्स लाइफ जो होती है मैन की, वो इसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है इस पेंटिंग में. सेकेंड पेंटिंग, द लास्ट सपर, वेरी फेमस पेंटिंग. दिस पेंटिंग शोज द डिफरेंट फीलिंग ऑफ जीसस एंड हिज डिसाइपल्स एज ही स्पोक अबाउट बिट्रेयल बाय वन ऑफ देम. थर्ड पेंटिंग, द वर्जिन एंड द चाइल्ड.
इसमें इन्होंने मैरी और इन्फेंट जीसस इन दोनों को दर्शाया है इस पेंटिंग में। Impact on literature. Literature in the Middle Ages was based on Christian teachings. The Renaissance writers and poets gave up Latin language and the old religious theme. तो मिडिल एज के टाइम जो लिटरेचर था, जो बुक्स था, वो क्रिश्चियन टीचिंग्स पे बेस्ड था। रिनाइसेंस के टाइम जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, इन्होंने दे गेव अप लैटिन लैंग्वेज एंड द ओल्ड रिलीजियस थीम्स। दे स्टार्ट राइटिंग ऑन मैन। तो ओल्ड रिलीजियस थीम्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अब वो नेचर के ऊपर, मैन के ऊपर लिखना स्टार्ट किए इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन द लोकल लैंग्वेज लाइक इटालियन, फ्रेंच एंड डच। विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare, born at Stratford, England on April 26, 1564, to John and Mary Shakespeare. John and Mary Shakespeare के बेटे थे। Little is known about his childhood. बहुत ही कम पता है इनके बचपन के बारे में। विलियम ने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करी, which was reserved for rich and clergy. Numerous, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है वो रिच क्लास पीपल के लिए रहती है। Numerous classical and literary references in his plays are a proof of excellent education. विलियम शेक्सपियर की इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे न्यूमरस क्लासिकल आपको प्लेस दिखते हैं, प्लेस आप पढ़ते भी हो बुक्स में। विलियम शेक्सपियर की बुक्स हैं, एक्ट हैं और ड्रामा है, ये सब एक प्रूफ है उनकी एक्सेलेंट एजुकेशन का जो उन्होंने ग्रामर स्कूल में पाई। ही एग्जिबिटेड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज इन हिज वर्क्स। ये विलियम शेक्सपियर जो है वो ज्ञान का भंडार है। उनके कामों में इतना ज्ञान है, इतना ड्रामा, इतने अच्छे से वो अपने ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट है। अराउंड 1589 विलियम शेक्सपियर रोट हिज फर्स्ट प्ले उनका हेनरी फोर्थ पार्ट 1। उस टाइम पे वो लंदन मूव करे टू परस्यू हिज कैरियर एज अ प्ले राइटर एंड एन एक्टर। बाय 1590 उन्होंने एक रिचर्ड III नाम की बुक लिखी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टिटस एंड्रोनिकस। इन 1593 वीनस एंड एडोनिस, एक के बाद उनकी बुक पब्लिश्ड हो रही थी और वो ह्यूज सक्सेस पा रहे थे, वो सक्सेस हो रहे थे। तो नेक्स्ट फिर उनकी बुक आई द रेप ऑफ ल्यूसरस। इन 1598 उनको चीफ कॉमेडियन अपॉइंट किया गया इन हिज थिएटर ट्रूप लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन। इन 1603 वो ही वॉज प्रिंसिपल ट्रेजिडियन। इन बीच में उन्होंने रोमियो एंड जूलियट भी लिखी जो बहुत ही फेमस थी। लव्स लेबर लॉस्ट, टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये सब उनकी बुक्स के नाम हैं। इन 1600 इन्होंने एक 2 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, हेमलेट एंड जूलियस सीजर, ये दोनों ड्रामा भी लिखा। हेमलेट उनकी फर्स्ट मॉडर्न प्ले था जो मल्टीफेस्टेड मेन कैरेक्टर था, पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यूमन काइंड। ही वेंट ऑन टू राइट, फिर उन्होंने ओथेलो लिखा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा लिखा, किंग लियर लिखा। हिज लास्ट प्ले वॉज किंग हेनरी VIII, written in either 1612 or 1613. He also wrote Merchant of Venice. Children, we all know कि क्लास 10th में Merchant of Venice, Julius Caesar, ये सब बुक्स हैं जो 12th के बच्चे, 10th के बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। वो विलियम शेक्सपियर की ही बुक्स हैं, ड्रामा है। ही ऑल्सो रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मेजर फॉर मेजर, मैकबेथ्स, लव्स लेबर लॉस्ट, हेनरी V, हेनरी IV पार्ट 2, किमलिन, कोरियोलानस, कॉमेडी ऑफ एरर, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द टेम्पल्स, ट्रोलियस, क्रिसिडा, 12th नाइट एंड द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द विंटर्स टेल, ये सारे इनकी ड्रामा के नाम हैं। शेक्सपियर ने सोनेट्स भी लिखे हैं कंसिस्टिंग ऑफ 154 पोएम्स ऑफ 16 लाइन्स ईच ऑन थीम्स सच एज टाइम, लव, ब्यूटी, मोरालिटी। टाइम पे, लव पे, ब्यूटी पे, मोरालिटी पे, इन सब टॉपिक्स पे उन्होंने 16 लाइन्स लिखी हैं। इम्पैक्ट ऑन साइंस। अभी तो बात हम लोग लिटरेचर की कर रहे थे, अब हम लोग साइंस की बात करेंगे। साइंस हैड लिटिल चांस ऑफ डेवलपमेंट इन द एज ऑफ फेथ। देयर वॉज डोमिनेशन ऑफ द चर्च का डोमिनेशन था और लोग विश्वास नहीं करते थे साइंस पे ज़्यादा, तो साइंस थोड़ा लिटिल बिट डेवलप हुआ। सुपरस्टिशियस में लोग ज़्यादा अंधा विश्वास करते थे, सुपर नेचुरल थिंग्स में। हाउएवर सर्टेन रिनाइसेंस स्कॉलर्स रिजेक्टेड द ब्लाइंड ट्रस्ट इन द चर्च। लेकिन कुछ रिनाइसेंस स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस अंधविश्वास को चर्च में रिजेक्ट किया।
they asked their students to observe and experiment before they come to conclusion to any matter. और ये जो रेनाइसेंस स्कॉलर्स थे जो साइंस में बिलीव कराना चाहते थे, वो कहते थे स्टूडेंट्स को कि आप खुद ऑब्जर्व करें, रियलिटी देखें, फील करें, एक्सपेरिमेंट करें और तब किसी कंक्लूजन में आए. दिस एटीट्यूड क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड साइंटिफिक आउटलुक. तो किसी कंक्लूजन में पहले आने से पहले एक्सपेरिमेंट कर लें, ऑब्जर्व कर लें. इस एटीट्यूड से लोगों के अंदर इंक्वायरी स्पिरिट आ गई. हर चीज ऑब्जर्व करना, हर चीज पहले इंक्वायर करना, देखना, साइंटिफिक आउटलुक लेना. सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट who helped in the development of science and scientific inventions were Roger Bacon, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, we all know, universal man. He was renowned painter, architect, sculptor. He was also well known for his knowledge of engineering, mathematics, astronomy and anatomy. He had worked for a few years as a military engineer under the Duke of Milan. ड्यूक ऑफ मिलन के अंडर में मिलिट्री इंजीनियर की तरह लियोनार्डो दा विंसी ने कुछ साल काम किया. लाइक रॉगर बेकन, ही ऑल्सो इमेजिन्ड द यूज ऑफ फ्लाइंग मशीन. फ्लाइंग मशीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर. एस्ट्रोनॉमी में हम बात करें तो कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस एक पॉलिश प्रीस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्लेम किया कि सन यूनिवर्स का सेंटर है और प्लैनेट्स अगल बगल मूव करते हैं, become circular around the sun. Ptolemy's idea जो ये है curious motion of the sun, moon and other stars around the earth, ये कॉपरनिकस ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है. The church, however, officially supported Aristotle's doctrine. चर्च तो एरिस्टोटल के डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करा था, so did not approve the theory. तो उसने अप्रूव नहीं किया थ्योरी ऑफ कॉपरनिकस को. But his work on the revolution of the heavenly bodies का जो मूवमेंट है, जो ये रिसर्च इन्होंने किया है कॉपरनिकस ने, ये पब्लिश्ड हुआ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, जब उनकी डेथ हुई. कॉपरनिकस थ्योरी बिकेम पॉपुलर. इनकी थ्योरी क्यों पॉपुलर हो गई अमंग एस्ट्रोनॉमर्स? द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ देम वाज द जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर. इन्होंने इम्प्रूव किया कॉपरनिकस की थ्योरी को. अर्थ के लिए जो उन्होंने बोला अर्थ राउंड है, अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, केपलर ने प्रूफ करके दिखा दिया. कॉपरनिकस की थ्योरी को प्रूफ करके दिखा दिया केपलर ने. ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव्ड राउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ये हम सभी लोगों को पता है, हम लोग ने तो साइंस में पढ़ा ही है. इस चीज को प्रूफ किया केपलर ने. ही डिस्कवर्ड सम न्यूमेरिकल लॉज कंसर्निंग प्लैनेटरी मूवमेंट्स. केपलर ने यहां तक कि ये भी डिस्कवर किया कुछ न्यूमेरिकल लॉज जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स को प्रूफ करते हैं. Here is a picture of Copernicus. Now here the chapter is end. Rest of the portion is not in your syllabus. Now in the next video I'll discuss question answers. Thank you.